आज हमने बेटा करने हैं पाक चाइना रिलेशंस। ठीक है। और जिस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में पहले जो है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस करने से पहले दोनों मुल्कों की फ़ॉरेन पॉलिसी करवाई थी, इसी तरह से सेम बच्चे आज भी हम पाकिस्तान की चूँकि फ़ॉरेन पॉलिसी लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और अब उसने कौन सी फ़ॉरेन पॉलिसी अपनाई थी और कब कब जो है वो क्या क्या पीरियड था फेस किया, क्या सिचुएशन थी फेस की, और इंटरनेशनल और रीजनल और जो नेबरिंग कंट्रीज़ का जो एक सलूक था पाकिस्तान के साथ, उनका एक बिहेवियर था, ट्रीटमेंट थी, वो कैसे थी, कब कब किस सिचुएशन में चेंज हुई, किस पावर के किस कंट्री के क्या इंटरेस्ट रहे। ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हमने पॉलिसी को चेंज किया। जब हमने इंडो पाकिस्तान वो किया था, सॉरी, इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी बेटा की थी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फ़ॉरेन पॉलिसी होती क्या और इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। अब चूँकि आज हमने करने हैं इंडो पाक रिलेशंस और इसमें बच्चे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी मैंने आपको करवा दी हुई है। तो क्या हुआ कि इससे पहले कि हम पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को देखें, हमने पहले क्या करना है बेटा, हमने देखनी है चाइना की फ़ॉरेन पॉलिसी। ठीक है, चाइनाज़ फ़ॉरेन पॉलिसी। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक सरसरी सा व्यू लेंगे कि चाइना किस तरह से ग्रो हुआ, और फिर उसके बाद हम जब इंडो चाइना पाक रिलेशंस करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। बच्चे, आज हम समझ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। हमने पाकिस्तान और इंडिया की जो सॉरी, इंडिया सामने है तो इंडिया का ही नाम निकलता है। पाकिस्तान और चाइना के हमने रिलेशंस देखने हैं बच्चे। ठीक है। चाइना जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे है। 503 जो बाउंड्री लाइन है उसकी जो लंबाई है 503 किलोमीटर है लगती है, और इसको शायरा रेशम भी बोलते हैं इस वाली बाउंड्री को, और इसको जो है वो खंजराब पास भी बेटा बोलते हैं। ठीक है। ये जो यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से ये बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ लगती है। ठीक है। ये 503 किलोमीटर बनता है। ठीक है। और इसको शायरा रेशम या खंजराब पास भी बोलते हैं। अब तो यहाँ से जो है वो एक जो ग्वादर पोर्ट और ये एक रोड बना है यहाँ तक, चाइना ने ग्वादर पोर्ट को सी पैक का जो प्रोजेक्ट बनाया है, तो अब जो है वो ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवलिंग होती है। चाइनीज़ जो कंपनीज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे कारोबार होता है, चाइना की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान की वहाँ पे फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं। तो चाइना जो है वो हमेशा से फेयर वेदर फ्रेंड रहा है पाकिस्तान का। जब स्टार्ट में इनिशियल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था बच्चे कि वो एक, क्योंकि उसे एक जो है वो स्ट्रॉन्ग अलाई की ज़रूरत थी, फ्रेंड की ज़रूरत थी। इंडिया उसका डायरेक्ट एनिमी था। जो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान था, अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर सेव नहीं था क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात स्टार्ट में नहीं थे। अफ़गानिस्तान वाहिद कंट्री था जिसने पाकिस्तान को जब पाकिस्तान ने मेंबरशिप के लिए परस्यू किया था तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान ने उसको जो है वो इसके अगेंस्ट वोट दिया था। दूसरी तरफ ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था चाइना को, चाइना जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना को। तो चाइना के साथ स्टार्ट में तो हमने चूज़ किया जो है वो अमेरिका को। ठीक है। और वहाँ पे हमने विज़िट किए, अपने ताल्लुकात अच्छे किए, लेकिन बहुत जल्द ही पाकिस्तान को इस बात का पता चल गया कि चाइना जो है वो हमारा फेयर वेदर फ्रेंड नहीं बन सॉरी यूएस से फेयर वेदर फ्रेंड नहीं बन सकता। वो अपने इंटरेस्ट की बात करता है, जब उसके इंटरेस्ट होते हैं तो फिर वो इस जो है वो खित्ते की तरफ देखता है, और जब उसके अपने इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो इस जो है वो खित्ते को डस्टबिन में डाल देता है। तो इससे बेहतर है कि जो है वो यहाँ पे बजाय इसके कि जैसे अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि अब अमेरिका जो है वो बच्चे, ये अगर इस साइड से देखा जाए तो ये पाकिस्तान है और यहाँ पे ये अमेरिका है। ठीक है। और अगर इस साइड से इधर अगर लाया जाए ये, तो यूँ ये अमेरिका है, तो इतना डिस्टेंस बनता था। जबकि जो चाइना है वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के ऊपर था। तो ये देखे कि यहाँ पे ये जो है वो कितना कम डिस्टेंस है, ये वाला। ठीक है। तो ये पाकिस्तान को बहुत देर बाद समझ आई कि हमें बजाय इसके कि इतना सफ़र तय करके और इसकी तरफ जो है वो दोस्ती रखनी चाहिए, हमें जो है वो अपना नेबरिंग कंट्री है और उसकी तरफ देखना चाहिए। भुट्टो ने इसकी चीज़ के ऊपर फोकस किया और हमने जो रिलेशंस बिल्ड किए चाइना के साथ, और उस वक़्त से लेकर अब तक बच्चे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। हमने इससे पहले कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस देखे, कब-कब चाइना और पाकिस्तान ने जो है वो एक
ट्रीटी, पीस ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, और कब कब चाइना पाकिस्तान के काम आया, और कब कब पाकिस्तान ने और कहाँ का पाकिस्तान ने चाइना की मदद की, और कैसे ये एक दूसरे कैसे इंटरेस्ट हैं और कैसे अच्छे गुड फ्रेंड्स हैं, वो देखें हमने। पहले देखनी है चाइना की फॉरेन पॉलिसी। तो अब बेटा इसमें क्या था कि चाइना जो है आपको पता है, इसमें स्टार्ट में ये इतना डेवलप नहीं था। जब 1949 के अंदर जो है पाकिस्तान है, तो 1950 के बाद जो है वो चाइना को एक्सेप्ट किया है एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। उसके वक़्त क्या था, स्टार्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव थे चाइना की फॉरेन पॉलिसी के बच्चे, वो थे चाइना की फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव थे, वो मैं अब बेटा बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो। फर्स्ट वन था प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, क्योंकि जो चाइना है बच्चे, चाइना वो कंट्री है, चाइना के साथ 16 मुल्क जो है वो 16 ममालिक हैं, उनकी बाउंड्रीज लगती हैं। आप ये देख रहे होगे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको दिख जाएगा बच्चे कि यहाँ पे आप ये देखो कि चाइना की जो बाउंड्री है ये ताइवान के साथ, तो इसका कॉन्फ्लिक्ट है ही है। इस तरफ जो है वो चाइना, अ, ये देखिए यहाँ पे कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। ऊपर जो है वो इसका कॉन्फ्लिक्ट जापान के साथ है। यहाँ ऊपर रशिया भी है, ठीक है, यहाँ ऊपर रशिया है, ये मंगोलिया है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, ये कोरियन कंट्रीज हैं। इधर इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अपने इंटरनल, ये ताइवान के साथ चल रहा था, हांगकांग के साथ चल रहा था, मकाओ यहाँ पे मूवमेंट चल रही थी। फिर उसके बाद इसका वियतनाम के साथ लग रहा है, लॉस के साथ लग रहा है, म्यांमार के साथ लग रहा है, देन भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और देन उसके पास यहाँ पे ये 19 किलोमीटर थोड़ी सी जो बाउंड्री है वो इवन अफगानिस्तान के साथ भी लगती है। फिर ताजिकिस्तान, ये तान कंट्रीज है उनके साथ है, काज़ाकिस्तान है, ऊपर किर्गिस्तान है। तो ये इस तरह मिला के बच्चे 16 कंट्रीज़ बनती हैं, जिनके साथ चाइना की बाउंड्रीज़ जो है वो लगती हैं। और ये जीके के अंदर एग्ज़ामिनर क्वेश्चन भी पूछ लेता है, एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्रीज़ लगती हैं वो किस कंट्री के साथ लगती हैं, या फिर इनमें से किसी का नेम मेंशन करके ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी है जिसकी बाउंड्री नहीं लगती, या कौन सी है जिसकी बाउंड्री लगती है चाइना के साथ। तो यहाँ पे अब क्या था कि प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेकंड जो था वो बच्चे, चाइना के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी रिकवरी ऑफ लॉस्ट टेरिटरीज, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इसको जो सेपरेट हो गए थे, जहाँ पे मूवमेंट चल रही थी, जो ये कहते थे कि हमें एक जैसे ताइवान है, तो ताइवान जो है वो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जो है वो अब हो चुका है। इससे जो रिसेंटली वो डिक्लेयर करता है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ चाइना, जबकि चाइना कहता है कि इट इज़ आर पार्ट। और हांगकांग डिक्लेयर हो चुका है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, हो चुका है 2012 आई थिंक सो। और उसके बाद जो मकाओ है वो है, और बहुत सारी और भी ऐसी मूवमेंट थी जो चल रही थी। तो लॉस्ट जो टेरिटरी है वो चाइना जो है वो बच्चे उसने उसका था कि उसने रिकवरी करनी है। उसके बाद है सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जब ये इमर्ज हो रहा था तो उस वक़्त इसका ये स्लोगन था चाइना के, कि इसने जो है वो एक सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जिसको किसी किस्म का कोई खतरा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लेनी है। और दूसरी क्या करनी है, इन्हांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंटरनेशनली जो रिलेशंस हैं उनकी इन्हांसमेंट करनी है, प्रोग्रेस लेके आनी है, बिल्ड करनी है। और फिर उसके बाद जो रिकग्नाइज करना है ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एज द सोल लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। मैंने जब आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के अंदर बच्चे चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम करवाया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे जो वो यूनि है, उसमें वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एज ए सोल लेजिटिमेट गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना, इनका इनिशियल स्टेज के ऊपर जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब अगर बेटा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो उसमें 1949 से लेकर 1950, ठीक है, 1949 1949 से 1954, ठीक है। ये जो बेटा 1949 से 1954 का ये पीरियड था, ये था लीन टू वन साइड। लीन टू वन साइड, लीन का मतलब होता है टिल्ड, यानी एक एक तरफ झुक जाना, ठीक है। अब ये एक तरफ किसकी तरफ झुका झुका था बेटा, वो झुका था यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन की तरफ। उस वक्त दो सुपर पावर्स थी, यूएसए था एंड यूएसएसआर थी।
ठीक है? तो ये जो है इसने ये किया कि मैं क्यों ना जो है वो यहाँ पे ऊपर इस वक़्त जो यहाँ पे बेटे ये जो तान कंट्रीज़ है ना, अब तो ये तान कंट्रीज़ बन गई। 1990 के अंदर 16 ममालिक थे, वो रूस से अलहदा होके आए थे। तो ये रशिया ऊपर है, तो ये जो था बच्चे, यहाँ पर ये यहाँ तक पूरा ये रूस था। ठीक है? अफ़गानिस्तान के ऊपर तक, यहाँ तक ये रूस की बाउंड्रीज़ थी सारी। ये वाले भी जो कंट्रीज थे ये भी पार्ट थे रूस का। ठीक है? ये यूएसएसआर सोवियत यूनियन था। ये रशिया कब बना था? आफ्टर 1990 के बाद तक। तो यहाँ ऊपर से भी जो बाउंड्री थी वो चाइना की रशिया के साथ लगती थी, और यहाँ से भी बाउंड्री लगती थी। तो ये फिर चूंकि ये कम्युनिस्ट स्टेट थी रशिया, रशिया भी बच्चे ये कम्युनिस्ट स्टेट थी, और इधर चाइना भी कम्युनिस्ट स्टेट थी। तो फिर इसने क्या किया, इसने कहा कि मुझे ये अपनी बजाय इसके कि मैं यूएसए की तरफ जाऊं, क्योंकि ये उस वक़्त कोल्ड वार चल रही थी। सून आफ्टर वर्ल्ड वार 2 1945 के बाद जो अमेरिका था उसने कोल्ड वार स्टार्ट कर दी थी रशिया के साथ। और क्योंकि एक उसको था कि मैंने इसको सुपर पावर नहीं बनने देना। तो चाइना को उस टाइम लगा कि बजाय इसके कि मैं यहाँ से इतना फासला तय करके जो है वो जाऊँ उसकी तरफ, यूएसए की तरफ, यहाँ पे, ठीक है, इधर। तो इससे बेहतर ये है कि मेरा जो है वो उसके साथ आइडियोलॉजिकल मैच भी है, उसके साथ मेरे इंटरेस्ट भी मिलते हैं। तो बजाय इसके कि मैं ये सफ़र तय करूँ, मुझे सूटेबल जो है वो ऊपर रशिया है। तो इस वक़्त उसने यूएसएसआर जो है वो बच्चे उसको चूज़ किया, एक तरफ अपनी जो है वो लीन दिखाई चाइना ने। ठीक है? अच्छा, अब चाइना ने क्या किया, क्योंकि इसकी कंपैटिबिलिटी थी, आपको बताया आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी थी यूएसएसआर के साथ, और इसने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी बेटा ज़रूर बिल्ड किए थे। ये नहीं है कि सिर्फ रशिया के साथ ही इसने बिल्ड किए थे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी बिल्ड किए थे, लेकिन वो कंट्रीज़ थी जिनका इंटरेस्ट ताइवान के अंदर नहीं था। क्योंकि ताइवान के अंदर यहाँ पे केएमटी गवर्नमेंट थी, जो है वो कोएमिंटांग, ये आप लोग लिख लो, द कोएमिंटांग, KUOMINTANG। ठीक है? ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि वर्क करी थी उस वक़्त ताइवान के अंदर। तो जो कंट्रीज़ थी वो इंटरेस्ट लेती थी और यहाँ पे इनके साथ ताल्लुकात बिल्ड करती थी, और यहाँ पे ताइवान को सपोर्ट करती थी। तो चाइना ये समझता था इंडायरेक्टली वो मुझे जो है वो अपोज़ कर रहे हैं। तो उन कंट्रीज़ को निकाल के बाकी सब के साथ चाइना ने अपने जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे करने की कोशिश की थी और बिल्ड करने की कोशिश की थी। लेकिन इसकी जो पर्टिकुलर टिल्ट थी, वो पर्टिकुलर टिल्ट बच्चे जो थी इसकी, वो रशिया की तरफ ही थी। ठीक है? चूँकि रशिया यहाँ तक था सारा इन कंट्रीज़ के अंदर, ये तो बाद में जो है वो तान कंट्री सेपरेट हुई, उस वक़्त था। अच्छा, इसके इसलिए इसने फिर जो है वो एक पीस ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी इसके साथ साइन की, और म्यूचुअल असिस्टेंस भी सोवियत यूनियन के साथ की। यानी अपना जो आगाज़ था एक इंटरनेशनल अरीना के अंदर, जो यानी एक उभर रहा था चाइना, जो उस वक़्त एक उभर रहा था। तो चाइना ने फिर जो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की और म्यूचुअल असिस्टेंस की सोवियत यूनियन के साथ। और जो दूसरी तरफ उसने यूएसए को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वजह क्या थी? वजह ये थी बेटा, जैसे मैंने आपको अभी बताई, यूएसए जो था वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर, ये जो ताइवान है, यहाँ पे बेटा वो अपना इंटरेस्ट ले रहा था। ठीक है? यहाँ पे ताइवान के अंदर वो जो केएमटी गवर्नमेंट थी, जो है वो कोएमिंटांग जो थी वो गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था। ठीक है? क्योंकि उस वक्त जो यूएसए था उसके लिए चाइना इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, चाइना इतना बड़ा इशू नहीं था उसके लिए बेटा। जो इशू था उसके लिए, इशू जो था वो रूस था उस वक्त। ठीक है? उस वक्त रशिया जो था वो उसके लिए बहुत बड़ा जो है वो इश्यू था, और उसने सिर्फ इसी को ही करना था। और इस जो ये खित्ता है, ये रीजन है, इसके अंदर उसने अपना इंटरेस्ट जो है वो रखना था। उसके लिए फिर उसने जो है वो यहाँ पे जहाँ जहाँ उसे लगता था कि क्योंकि ये दोनों कम्युनिस्ट है, एक तरफ तो उसको सुपर पावर बनना था, मैं आपको बताती चली जाऊँ यहाँ पे बेटा, एक तरफ अमेरिका को सुपर पावर बनना था, दूसरा अमेरिका को जो कम्युनिज्म है उसको भी फैलाने से रोकना था। ठीक है? क्योंकि ये दोनों कम्युनिस्ट स्टेट थी और इनका स्लोगन था कि कम्युनिस्ट को थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड किया जाए। ठीक है? तो वो जो था अमेरिका वो फॉलो करता था कैपिटलिज्म को, तो वो उसका काम ये था कि उसका ये एफर्ट ये थी कि मैंने वर्ल्ड वाइड जो है कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से स्टॉप करना है। तो तभी वो इंटरेस्ट लेता था ताइवान के अंदर, और ये चीज़ चाइना को अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ बच्चे के 1954 से लेकर 1957 तक एक शिफ्ट आई। शिफ्ट इन किस में शिफ्ट आई बेटा? शिफ्ट इन द पॉलिसी ऑफ चाइना। ठीक है? 1954 से 1957 ये एक शिफ्ट आई, शिफ्ट इन
फॉरेन पॉलिसी, ठीक है? चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर शिफ्ट आई। उसकी शिफ्ट की रीज़न्स क्या थी बेटा, शिफ्ट क्यों आई? उसकी रीज़न ये थी, एक तो जो रशिया के अंदर उस वक़्त लीडर था स्टालिन, उसकी डेथ हो गई थी 1953 के अंदर, उसकी डेथ हो गई थी। और दूसरा फिर जहाँ यहाँ पे कोरिया के साथ जो है वो चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। यहाँ पे ना कोरिया के साथ, ये देखिए आपका ना ये कोरिया जो है इसकी बाउंड्री लगती है चाइना के साथ, ये ऊपर जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड से। तो इस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यहाँ पे जो सीज़ फायर हो गया यहाँ पे कोरिया में। और कुछ ये जो कोरियन की बाउंड्री बीच में लगी है, यहाँ पर भी इनके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। नॉर्थ कोरिया के अंदर रशिया के इंटरेस्ट थे और साउथ कोरिया के अंदर बेटा जो थे वो यूएसए के इंटरेस्ट थे। ठीक है? अब चूँकि आपको पता है जापान के अंदर भी अपना इंटरेस्ट रखता था और ताइवान के अंदर भी रखता था और यहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर भी रखता था। ठीक है? तो फिर क्या था कि यहाँ पे ये भी जो है वो सीज़ फायर हुआ और फिर रैपिड डीकोलोनाइज़ेशन होना शुरू हो गई। रैपिड डीकोलोनाइज़ेशन बेटा कैसे होना शुरू हो गई कि जो आपको पता है कि जो बर्तानिया था, बर्तानिया एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो बर्तानिया बहुत बड़ा एक उसका यूनाइटेड किंगडम, इसका एक जो है वो नाम, इसको क्यों यूनाइटेड किंगडम का बेटा नाम दिया जाता था, क्योंकि ये एक किंगडम था और यहाँ पर जो है वो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये ऊपर जो नॉर्थ वाली साइड पर और साउथ वाली साइड पर देखा जाए तो यहाँ पर बर्तानिया और जो है वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है? बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूएसए। यूएसए बाद बाद में, लेकिन जो है वो ये सारी कंट्रीज के ऊपर जो था वो बेटा, इन सारी कंट्रीज के ऊपर जो है वो कॉलोनीज बनाई हुई थी इसने, बर्तानिया ने। ये सारी कंट्रीज जो थी वो कॉलोनीज थी। यहाँ पे कहीं पे फ्रांस था, यहाँ पे कहीं पे जो है वो बर्तानिया था, यहाँ पे जर्मनी था, इटली था। ये एक स्ट्रगल चल रही थी कि कॉलोनाइजेशन। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक पीरियड आया जब डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई। डीकोलोनाइजेशन जो बच्चे वर्ल्ड वार वन से पहले से हो रही थी, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर वर्ल्ड वार वन हुई, होती रही डीकोलोनाइजेशन, वर्ल्ड वार टू ही। ये पाकिस्तान भी जो बना था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, यहाँ पर जो है ये तीन कंट्रीज जो है आज़ाद हुए, ये भी ये ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुए थे बेटा। ये भी दे वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश जो है वो डीकोलोनाइजेशन। ठीक है? ये भी डीकोलोनाइजेशन का एक पार्ट थे और ये सारी कंट्रीज जो है वो आज़ाद होके बर्तानिया से आई। अब वहाँ पे क्या था, एक तो स्टालिन की डेथ हो गई थी बच्चे जो है, दूसरा क्या था कि उसमें रैपिड डीकोलोनाइजेशन होना शुरू हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि इसकी जो है वो शिफ्ट आ गया। शिफ्ट आने से बच्चे क्या हुआ कि इसने मेजर फोकस करना शुरू कर दिया कि ये फॉरेन पॉलिसी यानी ये एक्सपैंड होके जाएगा। पहले क्या करता था, पहले बेटा ये था कि ये सिर्फ जो इसकी लीन थी, चाइना की लीन थी बेटा, वो लीन थी इसकी सिर्फ रशिया की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सिर्फ इसकी रशिया की तरफ जो है वो लीन थी। तो फिर इसने क्या किया कि इसने फोकस वर्ल्ड वाइड शिफ्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ऊपर नीचे जो है वो इसके अपने साउथ एशियन कंट्रीज थी, एशियन नेबरिंग कंट्रीज थी। इस तरफ जो है वो मिडल ईस्ट कंट्रीज थी, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोप, ये सारी जो कंट्रीज थी। तो फिर इसने सोचा कि मैं क्यों ना हो कि अपनी एक्सपैंड करूं फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है? और एशियन जो नेबर्स है उसकी तरफ इसकी टिल्ट बढ़ने लग गई। फिर इसने इंडिया के साथ, यहाँ पे चाइना ने सोचा कि इंडिया जो है वो मेरा एक वो नेबरिंग कंट्री है, तो उसके साथ इसने चाइना के साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो बिल्ड करना शुरू कर दिए अच्छे। क्योंकि उस वक्त चाइना अभी भी जो इंडिया है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। इंडिया की इकॉनमी भी ज़्यादा है, इंडिया पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बड़ा है। पाकिस्तान जो है, चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान की टिल्ट यूएसए की तरफ थी और पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहा था अपने सर्वाइवल के लिए। तो उस वक़्त क्या था कि इंडिया जो है वो उसको बेस्ट ऑप्शन लगा चाइना को। तो फिर ना चाइना ने एक नॉर्मल रिलेशंस करने की कोशिश की यूएसएसआर के बाद किसके साथ? इंडिया के साथ। और अपनी जो एशियन, ये जो साउथ एशियन नेबरिंग कंट्रीज़ थी, इनके साथ इसने अपने ताल्लुकात अच्छे करने शुरू किए। उसी दौरान जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में बच्चे जो है वो सर पकड़ रहा था भुट्टो। तो भुट्टो का डे वन से ये कोशिश थी कि हम जो है वो बजाय कि यूएसए के साथ ताल्लुकात बिल्ड करें, हम चाइना के साथ ताल्लुकात बिल्ड करते हैं। चाइना जो है को एक अच्छा नेबरिंग कंट्री बन सकता है। जबकि यहाँ पर जो था वो बेटा, यहाँ पर जो इंडिया था, इंडिया की टिल्ट उसके रशिया की तरफ थी, यूएसएसआर की तरफ थी। ठीक है? वो चाइना, क्योंकि चाइना तो इमर्जिंग पावर था, वो उभर रहा था, यूएसए की तरफ उसकी थी नहीं, यूएसए की तरफ पाकिस्तान की थी। तो फिर क्या था कि रशिया की इंडिया की उस वक़्त टिल्ट जो थी वो यूएसएसआर की तरफ थी। तो
ये स्टोरी आपको सारी समझ आ रही होगी। अच्छा, फिर क्या हुआ बच्चे, 1955 के अंदर एक बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई, और जो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो था, चाइना ने अपने जो रिलेशंस थे बेटा वो बिल्ड कर लिए। ठीक है, उसने अपने रिलेशंस बिल्ड मैम ये किए। कॉन्फ्रेंस का नाम, मैं रिपीट कर देती हूँ कॉन्फ्रेंस बेटा, का ये नाम जो रिपीट कर दें। बैंडंग, BANDUNG, बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी बेटा इस 1955 के अंदर। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इसने एक हारमोनियस रिलेशंस कायम किए थे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज यानी इधर तो इसने यहाँ पर जो ये साउथ एशियन कंट्रीज थी उस वक्त जो है वो, बाद में जो है वो अच्छा वो सार की बात है, अच्छा ठीक है, ये जो एशियन कंट्रीज थी इनके साथ भी इसने जो है वो बेटा ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ इसने, चाइना ने क्या किया, उसने अपनी ये जो है अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये यहाँ से ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनके साथ भी क्योंकि डीकोलोनाइजेशन हो चुकी थी, इंडिपेंडेंटली आ गए थे। अब जो कंट्री इंडिपेंडेंट एज ए स्टेटस अक्वायर करती है तो फिर उसने रिलेशन तो बिल्ड करने होते हैं। तो चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी रिलेशन बिल्ड करने शुरू किए, उसने एशियन कंट्रीज के साथ भी रिलेशन शुरू किए। दूसरी तरफ बेटा उसने क्या किया, चाइना ने क्या किया, दूसरी तरफ इसने जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यहाँ पे लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं बच्चे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ भी इसने अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की। ओके बेटा, मुझे थोड़ा पास लेना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, अब बच्चे जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि चाइना ने एक तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थी जो है वो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की। दूसरी तरफ जो है वो चाइना ने लैटिन, ये जो लैटिन कंट्रीज़ हैं इनको लैटिन कंट्रीज़ भी बोला जाता है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बोला जाता है, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की। फिर जो है वो बच्चे चाइना ने कोशिश की कि वो जो इसकी अफ्रीकन ये कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब 1955 और 1967 का एक वो 55 से 1957 तक इसने जो है वो ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की। बट क्या कहते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब वो हम चाह रहे होते हैं वो नहीं होता। हुआ क्या कि जब एक पीरियड आया, अच्छा अब ये है 1957 से 59 में, ये पीरियड जो था वो ओहो 19 1957 69 सॉरी 69 बच्चे। ठीक है, ये पीरियड था पीरियड ऑफ नेशनलिज्म एंड आइसोलेशनिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म एंड आइसोलेशनिज्म। ठीक है, कैसे था, नेशनलिज्म भी हुई एंड आइसोलेशनिज्म भी हुई। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। अच्छा, अब क्या था कि इसने सोचा, यहाँ पे चाइना ने ये चीज़ सोची कि एक रेवोल्यूशनरी वे अपनाया जाए रादर देन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पहले ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे वर्क कर रहा था, फिर इसने ये सोचा कि एक जो है वो रेवोल्यूशनरी जो है वो वे अपनाया जाए। उसकी रीजंस क्या थी, उसकी रीजन ये थी कि पहले तो इंटरनेशनली जो है वो टेस्ट हो रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल्स, फ्रांस कर रहा था, बर्तानिया कर रहा था, अमेरिका कर रहा था 1945 के अंदर 5 के अंदर, तो उसने जापान के ऊपर गिरा भी दिया हुआ था। तो ये सारी कंट्रीज जो थी वो इंटरनेशनली जो थी वो बच्चे एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हो रहा था। तो चाइना जो है उसने भी अपनी जो एक फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट थी 1957 के अंदर वो उसने लॉन्च कर दी। ठीक है, तो इस तरफ इसकी जो टिल्ट थी वो बढ़ने लगी। उस तरफ जो था वो एक चाइना का जो लीडर था माओ जेडोंग, वो सर बहुत ज़्यादा उभर के एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो लीडर बन के आया था। तो उसने क्या कहा, उसकी एक फ़िलॉसफ़ी थी बेटा जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसने कहा था जो आज मैं समझती हूँ कि सच साबित हो चुकी है। कैसे थी, आई एम राइटिंग इट। अब जो था बेटा माओ जेडोंग ने क्या बोला था, उसने बोला था देयर आर नाउ द टू विंड्स इन द वर्ल्ड, वन इज द ईस्ट विंड, ये विंग लिखा गया है, ये विंड है, लफ्ज जी टाइप हो गया है, एंड द सेकंड इज द वेस्ट विंड। इफ ईस्ट विंड डज नॉट प्रिवेल ओवर द वेस्ट विंड शैल प्रिवेल ओवर द ईस्ट विंड।
ठीक है, जो कि सच साबित हुआ, क्योंकि उस वक़्त मैंने आपको बताया था 2 सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर थी एंड यूएसए थी, और दोनों कोल्ड वार जो है थी, दोनों के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। यूएसए जो था वो जो है वो फॉल डाउन के लिए काम कर रहा था, उसको हराने के लिए काम कर रहा था, जो है यूएसएसआर के, और यूएसएसआर अपनी डोमिनेंसी के लिए और अपनी प्रेवलेंस के लिए वर्क कर रहा था अगेंस्ट यूएसए, ठीक है? अच्छा, तो ये जो थी, अच्छा बेटा